हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक लंबे टाइम के बाद एमपी सिविल जज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मेनली दो टाइप के स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक तो वो बच्चे जो बहुत क्लियर हैं कि वो इस अटेम्प्ट को देने वाले हैं, या फिर जो मध्य प्रदेश जुडिशरी ने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी बहुत डाउट में हैं, डिलेमा के अंदर हैं कि क्या वो एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर नहीं देने वाले हैं। तो दो टाइप के एस्पिरेंट हमारे सामने हैं। तो क्योंकि इस बार ये भी हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना कम टाइम एमपी जुडिशरी के अंदर खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर दिया गया, नहीं तो आराम से 3 महीने का टाइम मिला करता था। सो क्वेश्चन अब हमारे सामने ये है कि आप पूरी इस एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं। 2 मंथ्स के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि एमपी सिविल जज 2 साल से नहीं आया था। बहुत सारे बच्चों ने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, उनकी प्रिपरेशन बीच में ही रह गई थी, तो उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया है। तो आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट 2 मंथ आपके कैसे होना चाहिए और एक अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे होती है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसी होती है। क्योंकि तैयारी तो बहुत तरीके से होती है, बट अब हम जिस फेज में हैं वहां पर हमें इस पर बात करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप देखिए यहां दिख रहा है कि 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन। तो मैं आपको एक क्लियर फॉर्मूला देता हूं, बड़ा स्पष्ट एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, और ये फॉर्मूला ये है कि आप सबसे पहले ये काम करिए कि आप 2 मंथ्स को, जो हमारे पास टोटल 60 डेज का टाइम हमारे पास है, इसको आप 3 अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कुछ लोग इसको अलग अलग रेशियो में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एस्पिरेंट के बारे में बात करेंगे तो मैं उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी को क्या करना है, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपका जो सबसे पहला स्लॉट होगा, जिसको हम फर्स्ट स्लॉट कहेंगे, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, पेंडेंसी कवर करना है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट स्लॉट कैसा, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी राजस्थान दिया हुआ था जेएलओ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ भी दिया हुआ था, और भी अदर स्टेट के एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं, क्योंकि एमपी तो एक लंबे टाइम से हमारे पास नहीं था। तो वो बच्चे कंपटीशन में बने हुए और एक लंबे टाइम से एग्जामिनेशन देते रहे, तो उनके पास पेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं होगी, उनके पास पेंडेंसी थोड़ी बहुत होगी। जैसे हमारे एमपी के लोकल सब्जेक्ट्स, एमपी एलआरसी और एमपी अकोमोडेशन। एक बात, दूसरी बात आप देखिए पेंडेंसी में, क्योंकि एमपी सिविल जज में 3 नए सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो 3 सब्जेक्ट भी आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, पेंडेंसी की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो 3 न्यू सब्जेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं, उन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। और दूसरा, आपको जैसे लोकल सब्जेक्ट हुआ, या हो सकता है आपका कोई और सब्जेक्ट ऐसा हो जो आपने बहुत लंबे टाइम से नहीं पढ़ा हो, या जहां पर आपको लगता है ये सब्जेक्ट मुझे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या यहां से क्वेश्चन हमें बनते नहीं है, तो आपको जो 2 मंथ का पूरा टाइम पीरियड है उसको 3 स्लॉट में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, पेंडेंसी कवर करना है। मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट जिसमें आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, या ऐसे सारे सब्जेक्ट जो अभी बचे हुए थे वो आपको कवर करना है, ये ध्यान रखना। अब पेंडेंसी के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए, ये डिपेंड करता है एस्पिरेंट के ऊपर कि उसने कितने टाइम से पढ़ाई नहीं की है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके वीक हैं। अगर आपको लगता है आपके 3 या 4 सब्जेक्ट ही पेंडेंसी में आते हैं तो आप कम टाइम रखिए। आपको लगता है कि नहीं आपके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो इस टाइम को काफ़ी बड़ा भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ 3 ही नए सब्जेक्ट जो ऐड हुए उसी में आपको फोकस करना है, तो भी आप कम टाइम जो है से रख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहने वाली, पेंडेंसी को क्लियर आपको करना है। एक बार जब आपकी पेंडेंसी क्लियर हो जाती है, तो जो सेकंड स्लॉट आपका रहेगा उसमें आपका एक रिविजनल पार्ट जो है रहेगा। इसका मतलब कि टोटल, पहले देखिए एमपी सिविल जज में 12 सब्जेक्ट होते थे लॉ सब्जेक्ट, अब ये 3 ऐड हो गए हैं, तो टोटल 15 हमारे क्या हो चुके हैं, लॉ सब्जेक्ट आ चुके हैं। तो 15 हमारे क्या रहने वाले, लॉ सब्जेक्ट्स यहां पर रहने वाले। इसके साथ साथ हमारे पास आने वाला है जीएस आने वाला है, इंग्लिश आने वाला है, और हमारे पास कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, तो ये भी टाइम आपका एक बड़ा टाइम होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 15 लॉ सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर भी आपको कवर करना है। तो ये आपका पूरा रिवीजन वाला पार्ट रहेगा। तो सेकंड में आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है।
अब देखिए, सिलेबस जब आप एक बार कवर कर लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आप युद्ध लड़ने के लिए कैसे हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन आप कभी भी ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन उनका एग्जामिनेशन नहीं निकलता। और उसके पीछे का क्या लॉजिक है? लेकिन ऐसा सभी बच्चों के साथ तो नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन में सिलेक्ट भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन से बाहर भी आ जाते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए कि एमपी सिविल जज के अंदर एक नंबर जो उन्होंने फिक्स कर दिया, कट ऑफ उन्होंने फिक्स कर लिया। मान के चलिए 125 हमारा कट ऑफ आता है। तो एक वो स्टूडेंट जिसका 125 आया हुआ है और एक वो स्टूडेंट जिसके सिर्फ 124 है, तो दोनों की प्रिपरेशन में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि एक के 124 और एक के 125। लेकिन ध्यान रखना, एक बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका है और एक बच्चा जो है वो प्रीलिम्स से बाहर है। ये एक मेजर डिफरेंस आता है। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको आइडिया देता हूं। अगर आप किसी टॉपर को भी देखें तो वो भी 150 आउट ऑफ 150 स्कोर नहीं करता। अगर आप देखेंगे जो बच्चा कट ऑफ क्लियर करता है उसके भी 1 या 2 नंबर ज्यादा होते हैं, जो कट ऑफ क्लियर नहीं होता 1 या 2 नंबर उसके कम होते हैं। इसका मतलब यह है कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो ये आता है कि ऐसे स्टूडेंट जो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं वो गलतियों को कम करते हैं, अपनी मिस्टेक से सीख लेते हैं और प्रैक्टिस टाइम में उसको क्या कर देते हैं, पहले ही क्लियर कर लेते हैं। और जो बच्चे कट ऑफ से पहले रह जाते हैं वो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और उसे ठीक नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसलिए इसी चीज को ठीक करने के लिए मैंने जो तीसरा स्लॉट यहां पर रखा हुआ है वो एनालिसिस का स्लॉट रखा हुआ है कि आप अपने आप को क्या कीजिए, आप अपना अवलोकन करिए, एनालिसिस करिए, कहां आप गलती कर रहे हैं और कहां पर नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बताता हूं। जब आपको लास्ट आप 1 वीक 2 वीक का टाइम आपने एनालिसिस के लिए अगर आप रखेंगे तो यहां पर आपको ये देखना है कि टोटल जो 15 सब्जेक्ट्स हमारे हैं इसमें हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। आपको यह भी देखना है कि किस पोर्शन में से, किस टॉपिक में से क्वेश्चंस हमारे गलत हो रहे हैं और कहां से नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न भी यहां पर देखना है कि कौन किस टाइप के, हो सकता है आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हो सकता है आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हो सकता है कि फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हो सकता है कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हो सकता है कि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं वो आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा और लास्ट में आपको उन्हीं को ठीक करने की जरूरत यहां पर होने वाली है। तो थर्ड पार्ट हमारा किसका होने वाला है, एनालिसिस का होने वाला है। तीसरे पार्ट में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन के पहले एग्जामिनेशन जैसी तैयारी। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जिस दिन आप फाइनल मैच खेलने जाते हैं उसके पहले देखिए, क्रिकेट टीम को भी आप देखेंगे, किसी और चीज को, कितनी प्रैक्टिस करके वहां पर जाते हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए या फाइनल मैच खेलने के लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जब उनका फाइनल मैच होता है, इसका मतलब फाइनल एग्जामिनेशन के होता है, तो आपको उसी पैटर्न पर बहुत सारे टेस्ट पेपर पहले से दे देना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन जैसी तैयारी। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम आपको 10 FLTs फुल लेंथ टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन के पहले आपको देना है। आप उसके लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आप उसके अलग जगह से आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा एनालिसिस यहां पर होने वाला है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब आप पेंडेंसी क्लियर कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो इसके MCQs आपको साथ में क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके MCQ साथ में सॉल्व करते जाना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि MCQ सब्जेक्ट वाइज सॉल्व ना करके आपको टॉपिक वाइज करना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके टॉपिक क्लियर होते जाते हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप ये पेंडेंसी के साथ ही क्या करते जाइए, सब्जेक्ट के साथ, इवन मैं तो कहता हूं टॉपिक के साथ ही आप इसे कवर करते जाइएगा। ये पेंडेंसी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये रिवीजन वाले पार्ट में भी फॉर्मूला अप्लाई होता है और ध्यान रखना ये एनालिसिस वाले पार्ट में भी क्लियर होता है। साथ ही साथ आपको यह भी कोशिश करना है कि जब आप पेंडेंसी और रिवीजन वाला पोर्शन कवर कर रहे होते हैं तब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उसको आपने रेड टिक करते हुए जाना है, रेड मार्क करते हुए जाना है, रेड पेन से आपने उसे टिक करना है और जो बन रहे हैं उसको खाली छोड़ते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे या फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपने वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके ऊपर आपने क्या किया था, रेड टिक किया हुआ था। उन्हीं क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, दूसरा
कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड आप रहोगे। इसका मतलब है कि जहां पर आप गलतियां कर रहे थे आप उसी को क्या करोगे, ठीक करने की कोशिश करोगे, जिससे एग्जामिनेशन में आप उस मिस्टेक को, उस गलती को रिपीट ना कर पाए। इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ऐसे करके आप अपनी 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जुडिशरी गोल्ड आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। वैसे तो देखिए जुडिशरी गोल्ड आपको हमेशा हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि एमपी सिविल जज का एग्जामिनेशन भी आ चुका है तो जुडिशरी गोल्ड आपको हेल्प करेगा। और वो आपको हेल्प करने वाला है कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेशंस आपको लेकर आएंगे। तो मैं भी लेकर आऊंगा और जुडिशरी गोल्ड की और भी बहुत सारी टीम जो है वो लेकर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स विथ टेस्ट सीरीज। तो क्रैश कोर्स भी रहेगा जिसमें हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी रहने वाली है जो आपको एग्जामिनेशन की फीलिंग, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से करवाने वाली है। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जुडिशरी गोल्ड के जो नंबर्स हैं, जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, आप वहां पर जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आई होप आप अपनी नेक्स्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।